दर्जन में 12 रहते हैं। ठीक, एक दर्जन में 12 रहते हैं। डेट कितनी है आज? 8। ठीक, डेट 8। अब देखो, एक दर्जन में 12 रहते, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मोल कौन से? ठीक, चलो। डजन इक्वल टू 12। एग्जाम्पल 12 बनाना। बताओ कपल में कितने रहते हैं? कपल या फिर पेयर, पेयर में कितने रहते हैं? पेयर में 2 रहते हैं। पेयर 2। एग्जाम्पल पेयर ऑफ शूज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी डजन लिख दें। बस फालतू बात नहीं। चलो, पेयर में 2 होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए पेयर ऑफ शूज। जैसे डजन होता है, पेयर होता है, वैसे एक चीज होती है मोल। ठीक है, मोल। मोल में कितने होते हैं? मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, जैसे डजन में 12 होते हैं, मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। इसी नंबर को अपन पूरा नहीं लिखते तो और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं Na। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, एवोगैड्रोस नंबर। मतलब वही 6.022 ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे डजन है वैसे ही मोल है। मोल मतलब से किसी भी चीज़ अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, मतलब वो एक मोल है। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लिया 1 मोल H2। इसका क्या मतलब हुआ? H2 के कितने मॉलिक्यूल हैं? देखो, यहाँ लिया 1 मोल H2, तो H2 के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। अरे दो कैसे हो गए? H2 एक मॉलिक्यूल है, अपन ने लिया 1 मोल H2, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2। अभी बताओ, इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। बताओ, एक गोडाउन है, एक गोडाउन में 3 मोल गेहूं के दाने हैं। एक गोडाउन है, गोडाउन में 3 मोल गेहूं के दाने हैं। बताओ टोटल गेहूं के कितने दाने हैं? कैलकुलेट करके बताओ। 3 इंटू ये कर देंगे। हाँ करो। एक गोडाउन है जहां पे 3 मोल व्हीट ग्रेन्स, टोटल कितने ग्रेन्स हो गए? 0.066 हाँ, इंटू 10 की पावर 20। क्वेश्चन लिखते जाओ। ठीक, क्वेश्चन लिखते जाना। एक मिनट, ये लिखने पेयर ऑफ। हाँ लिखो, जो भी क्वेश्चन देंगे लिखते जाना।
आया? क्या आया? 12.066 12। 12 कैसे आया? 18 आएगा ना? 18 आएगा ना? हाँ, sorry। हाँ, क्या आया? 18.066 ठीक है, 18.066 इंटू 10 की पावर 23 23। ठीक है, 10 की पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना अपन को 3 बार, ठीक है? हाँ, एक ही जगह मल्टीप्लाई करते, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों जगह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर बीच में प्लस होता तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करते, ठीक? बीच में मल्टीप्लाई है तो केवल एक जगह मल्टीप्लाई करना है। चलो अब देखो, एक अपना ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और करो। हमने दिया एक नमक का डब्बा है, ठीक? नमक का डब्बा है, उसमें NaCl के कितने ग्रेन्स हैं? मान लो 15.055 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। एक नमक का डब्बा है जिसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं NaCl के, बताओ कितने मोल हैं? इतने मॉलिक्यूल्स हैं, बताओ मोल कितने हैं? डिवाइड कर देंगे। करो। 5 मोल। हाँ, 5 मोल। कुछ भी डिवाइड करके बताओ। क्वेश्चन लिखते जाना और क्वेश्चन लिखते जाना। क्या? एक नमक के डिब्बे में कितने हैं? एक नमक के डिब्बे में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ मोल्स कितने हैं? ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना, बताओ अगर 36 केले हैं तो कितने दर्जन केले हैं? कैसा हंसता है यादू? इसी तरीके के क्वेश्चन आते, इसलिए क्वेश्चन लिखते जाना। हर तरीके का एक क्वेश्चन लिखवा देंगे। 6 2 6 6 2 12। तू कैसे डिवाइड कर इसमें करता है? पॉइंट में आएगा। लाओ, पॉइंट में लाओ। बोल तो पॉइंट में आ सकते हैं ना, जैसे आधा दर्जन होता। नहीं, हाथ से जैसे 2.5 2.5, ठीक? तो यहाँ पे 2.5 मोल्स हैं। मेरा भी तो नहीं आया। मेरा भी यार 2.5। 3,000। इसका कितना आया था? 18.066 इंटू 10 की पावर 23। देखो, क्वेश्चन ये था कि एक, हाँ, अच्छा वो कर लेंगे। तो वो डिवाइड होने के बाद ही तो मोल्स आया। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट गया ना। चलो अब देखो, ये दो तरीके के क्वेश्चन, सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गए। इसके बताओ फॉर्मूला भी लिखने की ज़रूरत है क्या? बचपन से करते आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, बिना फॉर्मूला के भी अपन दिमाग लगा के कर सकते हैं, ठीक? बता दिए कि एक मोल में अगर कितने होते हो? 3 मोल हैं, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा। एक मोल में अगर इतने हैं तो 3 मोल में कितने? बचपन में करते थे ये सारी चीज़ें। बोला इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अब बताओ मोल कितने हैं? तो अपन बता लेंगे एक मोल में कितने हैं, डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद भी फॉर्मूला देख लो, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, बाद में एक चार्ट टाइप का बना देंगे, उसमें पूरे फॉर्मूले करवा देंगे। ये क्वेश्चन दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन था। अगर मोल से अपन को क्या बनाना है? मॉलिक्यूल, ठीक? मोल से मॉलिक्यूल बनाना सिखाया और मॉलिक्यूल से मोल बनाना सिखाया। तो अगर मोल से मॉलिक्यूल बनाना है तो अपन क्या करेंगे? मोल कम रहेगा कि मॉलिक्यूल कम रहेगा? देखो, रहेंगे तो दोनों बराबर। गिनती में मैग्नीट्यूड किसका कम रहेगा? मोल का कि मॉलिक्यूल का? मोल का कम रहेगा। तो मोल से अगर मॉलिक्यूल कराना है तो कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर, जो कि है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब मॉलिक्यूल से मोल बनाना है, मॉलिक्यूल बड़ा है, मोल छोटा है, मतलब यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर। बताओ इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब मोल से मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल से मोल बनाने वाले सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सही है। सही, मिटा दें। हाँ। चलो, इसकी थ्योरी भी अपन वैसे ही करेंगे, पहले मेन कॉन्सेप्ट पूरे सीख लेंगे, थ्योरी आखिरी में सिखा देंगे कभी।
देखो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हम सोच रहे हैं आज ही कंप्लीट करा दें, यानी रेडॉक्स वाली भी इसी में मिला के कंप्लीट करा देंगे। आप करिए आप। मैंने किया तो खड़े हो गए। थोड़ा सा हमने भी किया यहाँ का। चलो देखो, अब एक चीज़ देखो, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मोल बनाते अपन से बनने लगा। अब एक लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, देखो अभी थ्योरी रटने की कोशिश मत करो, ठीक। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे हमेशा, ठीक। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया क्या बोला, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे कि नहीं, ये बताओ। नहीं, क्यों नहीं, मॉलिक्यूल्स इक्वल है, मोल्स भी सेम रहेंगे। क्यों नहीं? मोल ज्यादा होता है ना। अरे तो रहेंगे तो उतना ही, मोल तो देखो मैग्नीट्यूड अलग बात है, टोटल तो बराबर ही है ना, टोटल एक जैसा। ठीक है। तो अगर तुम्हारा टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, मतलब इन अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टेम्परेचर मोल्स। मोल और मॉलिक्यूल दोनों भी सेम होंगे। अरे देखो मान लो, देखो एग्जाम्पल हमने बोला टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, यहाँ पे अपन ने ले लिया 1 लीटर ऑक्सीजन, ठीक, ये है 1 लीटर ऑक्सीजन, और यहाँ पे ले लिया 1 लीटर, देखो ये 1 लीटर O2 है और 1 लीटर CO2 है, ठीक। 1 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। एवोगैड्रो लॉ ने क्या कहा कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, अच्छा देखो सबसे पहले केवल गैस के लिए वैलिड है ये, ठीक, लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है, केवल और केवल गैस के लिए वैलिड है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब अगर टेम्परेचर तुमने कुछ भी ले लिया 0 डिग्री, प्रेशर कुछ भी ले लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे O2 के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे मान के चलो 22.4 मोल्स, ठीक, मान के चलो। वैसे एक मोल में 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, लेकिन मान के चलो 22.4 मोल्स हैं, ठीक। इसके भी कितने होंगे 22.4 मोल्स, इतनी चीज क्लियर। अब देखो ऑक्सीजन थोड़ी छोटी गैस है, CO2 थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक। यहाँ पे 2 O2 है, यहाँ पे 2 O2 के साथ एक C भी है, मतलब ये वाला थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, लेकिन उसके बाद भी 1 लीटर के अंदर कितने आएंगे, दोनों में बराबर आएंगे, ठीक। इतनी चीज क्लियर है। अब क्वेश्चन करो जरा इसका एक। टेम्परेचर और प्रेशर बराबर दिया हमने, एक जगह हमने लिया O2, एक जगह लिया O3। हमको बताओ दोनों में से ज्यादा मोल्स किसके होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर बराबर है, बराबर मोल्स। अब दोनों में से बराबर मॉलिक्यूल्स, ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, दोनों में ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, O3 के। हाँ कैसे, उसमें O2 एक और ज्यादा है। अच्छा आपने एक एटम कहाँ बोला हमने, तो मॉलिक्यूल बोला, मॉलिक्यूल तो O3 एक मॉलिक्यूल है, O2 एक मॉलिक्यूल है, हाँ। अब बताओ एटम किसके ज्यादा होंगे, O3 के, क्योंकि उसमें एक और एक्स्ट्रा है। इतनी 3 चीज क्लियर हुई। अब बताओ मॉलिक्यूल बराबर है दोनों के, इतना बस बता दो डेंसिटी, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी, O3 की। O3 की, क्यों समझाओ। वो ज्यादा है। हाँ डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। हमने बोला डेंसिटी अपनी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो दोनों का बराबर रहेगा, ठीक, दोनों का बराबर वॉल्यूम, इसलिए दोनों के बराबर मोल्स थे अपने ना, वॉल्यूम बराबर दिया था, यहाँ लिखा नहीं, लेकिन दोनों का बराबर वॉल्यूम्स था। अब वॉल्यूम अगर बराबर है तो मास किसका ज्यादा है, वॉल्यूम अपन ने किसका बराबर ले लिया, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मास O3 का ज्यादा है, मतलब डेंसिटी O3 की ज्यादा रहेगी, ठीक। मतलब O3 के मॉलिक्यूल्स को फैलने के लिए कम जगह मिलेगी और O2 के मॉलिक्यूल्स को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। इतनी चीज क्लियर है। अब कोई भी चीज में जब अपन मान लो हाइड्रोजन गैस भरते हैं,
और नॉर्मल मुंह से हवा डालते हैं। तो अब बताओ हाइड्रोजन गैस वाला जो फुग्गा रहता है गुब्बारा अपना ऊपर जाता है, मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं वो नीचे रह जाता है, क्यों? वेट ज्यादा है। देखो, हाँ अब देखो समझा रहे, अपन ने फुग्गे में बराबर हवा डाली, ठीक, ये मान लो छोटा सा था, अपन ने उसको इतना बड़ा किया, दोनों फुग्गों को इतना बड़ा किया, ठीक। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उसमें भी बराबर होंगे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन में होंगे, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर अर्थ के हिसाब से सेम ही रहेगा ना, यानी दोनों का अगर यही रख के किया तो यहाँ और यहाँ तो बराबर टेम्परेचर है, मतलब दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर तो बराबर है, ठीक। अब टेम्परेचर प्रेशर बराबर होने के बाद जो CO2 रहेगी, CO2 ज्यादा वजनदार है तो CO2 की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, हाइड्रोजन कम है, H2 छोटी सी है, हाइड्रोजन की डेंसिटी कम रहेगी। अब जो अपनी नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर यानी ये जो एयर मिक्स गैसेस है, ठीक, यहाँ पे मिक्स गैसेस है, CO2 देखो, CO2 काफी ज्यादा भारी कहला जाती है। अब मान लो N2 अपनी थोड़ी हल्की कहलाती है, H2 और हल्की कहलाती है। तो अपने एनवायरनमेंट में मिक्स गैसेस हैं, ठीक। अब मिक्स गैसेस से CO2 बहुत भारी हो जाती है, तो जो अपन मुंह से हवा भरते हैं वो फुग्गा आ जाता है जमीन में, ठीक है। अब H2 मिक्स गैसेस के मुकाबले हल्की है, तो जो अपन हाइड्रोजन भरते हैं वो वाला फुग्गा चला जाता है हवा में, आसमान में, ठीक है। इतनी चीज, ऑक्सीजन भी भारी है, CO2 और ज्यादा भारी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से हल्की है, N2 है ना, N2 O2 से हल्की होगी। बताओ O2 का मास बताओ जरा कितना होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास O2 का? नहीं, रिलेटिव दो तो फिर भी नहीं रहता है, रिलेटिव मास बताओ O2 का, दो तो हाइड्रोजन का रहता है। देखो O का एटॉमिक नंबर बताओ, O का एटॉमिक नंबर बताओ। 8। अब 8 एटॉमिक नंबर है, मतलब अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन के साथ 8 न्यूट्रॉन भी है, तो 8 8 16, मतलब एक O का होता है 16 U, ठीक है। ये अभी सिखा रहे हैं क्या है, एक O का होता है 16 U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब एक O का 16 है तो O2 का कितना हो जाएगा, 32 U, ठीक है। तो 32 U हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन का। अब बताओ नाइट्रोजन का कितना होगा, 14 2 28, नाइट्रोजन का होता है 28 U, तो नाइट्रोजन अपनी हल्की कहला गई, O2 भारी कहला गई। CO2 में ये 32 होगा, 32 प्लस कार्बन का 12, 6 दूनी 12, तो CO2 अपनी और ज्यादा भारी कहला गई। H2 हवा में क्यों चली जाती है, क्योंकि H2 एक H के अंदर केवल एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं, न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, मतलब एक H का वेट होता है 1 U, 2 H मतलब 2 U। अब ये सबसे हल्की है इसलिए ऊपर चली जाती है। O3 और ज्यादा भारी होगी, CO2 से भी ज्यादा भारी होगी, ठीक है। अब जरा बताओ डेंसिटी की बात कर रहे, लगे हाथ ये बताओ कि जो तुम्हारा पत्थर रहता है पानी में डूब जाता है और लकड़ी रहती है वो पानी में तैरती है, बताओ क्यों? क्योंकि पत्थर वो एब्जॉर्ब नहीं करता पानी, ऐसा कुछ रहता है क्या? उसके वो एटम्स पास है, एटम्स पास हैं तो मास कम है, तो कौन बोला भारी रहता है तो पास इतना बड़ा लगाना फेंकने का तो देखो वॉल्यूम के मुकाबले मास ज्यादा रहता है पत्थर में, और वॉल्यूम के हिसाब से मास कम रहता है लकड़ी में, मतलब कि लकड़ी की तुम्हारी डेंसिटी पानी से कम है, लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम है इसलिए पानी के ऊपर रहती है, पत्थर की डेंसिटी पानी से ज्यादा है इसलिए पानी के नीचे रहता है। बताओ तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। कोई भी चीज एक चीज के ऊपर है मतलब उसकी डेंसिटी नीचे। पेट्रोल अगर तैरेगा तो पेट्रोल भी तैरेगा, ऑयल ही क्या? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ अंदर जाता ना पानी के, कुछ तो जाता, मैंने देखा था। नहीं पेट्रोल भी तो ऑयल। डीजल के जाता है। मैंने सुना सबसे ज्यादा हेवीएस्ट लिक्विड तो वाटर सबसे ज्यादा है। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सब चीज तैरती है। वाटर में भी मतलब ऑयल वगैरह डालते हैं और पेट्रोल भी डालेंगे तो ऊपर ही आदमी भी तैर जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। लिक्विड की बात कर रहा हूं, लिक्विड है क्या आदमी? सब चीज तैरती है। एक घंटे नाक बंद करके लेके निकल ठहर जाएगा आराम से। नहीं 8 चलो। घंटे लगते कि भैया फिर बॉडी को ऊपर आने में। 8 घंटे 24 घंटे लगते 8 घंटे कैसे ऊपर आने में, मतलब जैसे कोई डेथ होने के बाद तो 8 घंटे लगते हैं कि 24 घंटे लगते हैं एक बार ऊपर आने के लिए? एक बार नीचे पहुंच बस जाता है उसके बाद ऊपर आ ही जाता है। एक बार नीचे जब सरफेस में पहुंच गए उसके बाद बॉडी अपने आप ऊपर आ जाती है, थोड़ी बहुत हवा। चलो देखो
मोल से अपन ने मॉलिक्यूल बना के देख लिया, मॉलिक्यूल से मोल बना के देख लिया, वो तो सिंपल फॉर्मूला थे इसलिए उसके पहले कराया नहीं। अब ये देखो एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम, इसका थोड़ी सा फिर से क्लियर कराते हैं। देखो क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU, पहले AMU बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट, अब बोलते हैं U मतलब यूनिफाइड यूनिट। ये सब लिखने की नीड नहीं है, NCERT में मिल जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास यूनिट। ठीक, अब एक आता है, अब देखो जो भी U रहेगा ग्राम से छोटा है, अपन को समझ में आ रहा है ग्राम से छोटे क्यों, क्योंकि ये अपना मान लो एक एटम रहता है, एटॉमिक मास यूनिट यानी बता रहे हैं, देखो एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक एटम या मॉलिक्यूल का मास नापेगा, तो ग्राम से तो छोटा ही होगा, है ना। ग्राम बड़ी बड़ी चीजों का, अब ये ऐसी चीजों का मास नापते हैं जो दिखती भी नहीं है, तो ये बहुत छोटी यूनिट कहलाई। अब इसकी बड़ी यूनिट क्या होती है, मान लो ग्राम एक बड़ी यूनिट कहला गई, ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। अब देखो किसी चीज का एक्चुअल मास और किसी चीज का रिलेटिव मास, ये वाली चीज समझना, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं ना, चीजें सरल हैं, एक बार में समझोगे तो जल्दी समझ में आ जाएंगी, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। देखो एक्चुअल मास क्या होता है, किसी चीज का टोटल मास। ठीक, एक्चुअल मास यानी किसी चीज का टोटल मास। हमें बताओ एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, मालूम है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, NCERT लाए हो तो देखो एक प्रोटॉन का मास एक न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। ठीक, लगभग बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा सा कम होता है। ठीक, इसका मास कितना आता है 6.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। 6.67 इंटू 10 की पावर -27 लिखा है, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का। ठीक है, किलोग्राम 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ये 31 है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन हल्का कि प्रोटॉन हल्का? इलेक्ट्रॉन हल्का, क्योंकि यहाँ -31 है। ठीक, यहाँ -27 है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हल्का है। अब देखो इसका रिलेटिव मास कैसे निकालेंगे? रिलेटिव मास ऐसे निकालेंगे कि इन सभी को किसी भी एक चीज़ से डिवाइड कर दो। इन सभी चीज को देखो, तीनों में से कोई एक लो और इन सबको डिवाइड कर दो। मान लो अपन ने ये लिया ऊपर वाला, क्योंकि कन्वेंशनली यही लेते हैं। अब इससे तीनों को डिवाइड कर दिया, बताओ इससे अगर इसी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो देखो ये एक्चुअल मास है और यहाँ रिलेटिव मास देखो, इससे इसी को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब एक प्रोटॉन का मास रिलेटिव मास होता है 1। एक न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होगा? इससे इसी को डिवाइड कर देंगे, जो इसमें डिवाइड कर रहे थे इसी को डिवाइड कर देंगे तो अपना आ जाएगा 1। अब देखो इसका मास क्या आएगा? जब अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, इसलिए इसका अपन रिलेटिव मास लेते हैं 0। ठीक है, इतना समझ में आया? छोटा नंबर क्यों आएगा समझ में आया? क्योंकि ये छोटी टर्म है, ये बड़ी टर्म है, ये छोटा मास ये बड़ा मास। अगर छोटा ऊपर और नीचे बड़ा लेंगे मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर छोटा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होता है तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है, इसलिए अपन ने यहाँ पे 0 ले लिया। इतनी चीज क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0, न्यूट्रॉन का मास होता है 1 और प्रोटॉन का मास होता है 1। कौन सा? रिलेटिव। और एक्चुअल मास क्या होता है? एक प्रोटॉन का इतना, न्यूट्रॉन का इतना। ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, याद करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो इतनी चीजों के बाद इतना लिखा। अब देखो यूनिफाइड मास क्या होता है, ग्राम मास क्या होता है और एक्चुअल मास क्या होता है ये बताते हैं। सबसे पहले देखो अपन ने बताया हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की बात करते हैं H का मेरे को ये बताओ कि H में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक, H में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब बताओ H का रिलेटिव मास क्या होगा? रिलेटिव 1, क्योंकि केवल एक प्रोटॉन है, मतलब इसका रिलेटिव होगा 1। अब इसका एक्चुअल मास क्या होगा? 6.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। देखो ये किलोग्राम अच्छे से याद रखना, कई बार ग्राम में दिया रहता है तो 27 की जगह 24 हो जाता है, इसलिए किलोग्राम अच्छे से याद रखना। 30 से कम जाते हैं ना। हाँ ठीक, किलोग्राम याद रखना।
और वो 24 वाली चीज़ याद नहीं रखना, क्योंकि अपन को ऐसा यूनिट में याद रखना है, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती, तो किलोग्राम याद रखना। अब देखो रिलेटिव मास मिल गया, एक्चुअल मास मिल गया, दोनों मास अपन को मिल गए। अब बताओ यूनिफाइड मास और ग्राम मास में अभी आते, केवल रिलेटिव और एक्चुअल अभी लेके चलो। O2 का बताओ जरा। O2 देखो सिंगल O नहीं है, O2 है। O2 का रिलेटिव मास क्या होगा? 32, 16 टू 32। एक्चुअल मास क्या होगा बताओ? एक्चुअल कितना होगा? एक्चुअल मास 9.1, 6.67। ठीक, तो मतलब 32 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिला के 32 है, उसमें अपन क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 6.67 इंटू 10 की पावर -27, तो अपना एक्चुअल मास आ जाएगा। एक्चुअल मास काय में आएगा? किलोग्राम में आएगा। बताओ इतनी चीज क्लियर है? देखो रिलेटिव मास 32 कैसे आया? एक ऑक्सीजन में, रुको हम समझा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो रिलेटिव मास 0 है ना, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। ठीक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन एक ऑक्सीजन में, मतलब 16, यहाँ 2 ऑक्सीजन है मतलब 32 हो गए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है इसके, तो रिलेटिव मास 32 है। उसमें अपन ने एक न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब में मल्टीप्लाई हो गया, तो अपना फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया? आप लिखते जाना। तो रिलेटिव मास और एक्चुअल मास भी अपन को समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन देंगे किसी भी चीज का हमने रिलेटिव मास दे दिया, मान लो हमने N2 का रिलेटिव मास दे दिया, क्यों मंगाया फिर? दे दो किसले मन में लड्डू होता है 6.6 ऐसा मान हम लोग तो खा के आए हैं। नहीं मशीन में पता तेरी जो रूबी ने ना 20 पता है मेरे को रील में देखा हूँ ना। अमन क्रश इज लाइक कुछ भी बोल दिया था। इसला चढ़ो है अच्छी है। हां मेरी चॉइस अच्छी है। 6. बेटा ऐसे दूर है ना, किसने पटा दिया बस। उसे तो पंजे में भी नहीं आते इसलिए। 7.6 सबको सुनाओ ना, कैसे कुछ भी कुछ कर रहे हो। भाई तुम अपना दूर पट गए, वो उसकी गलती बोलो है नहीं। चल तेरे को बोलना, चल तू जा पढ़ा। भाई कोचिंग आप पढ़ने आते क्या कर रहे हैं? चलो बताओ। बस 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 ब्रो बस। बताओ। एक्चुअल मास ऑफ अ मोल। एक्चुअल मास ये है, एलिमेंट बताना है। ठीक, एलिमेंट बताओ। देखो वैसे तो उतना एक्यूरेट नहीं है वैसे ये। इसका क्या एक्चुअल मास होना है? एक काम करो इसको, एक्चुअल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना। एक्चुअल मास ये है डिवाइड टू 93.38। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। 93.38 आइडेंटिफाई एक बार हम ना एलिमेंट। चलो ठीक, अब करो। 93.38 इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसको डिवाइड कर देंगे ना एक प्रोटॉन से। हमें क्या पता, अब दिमाग लगाओ और करो। नॉर्मल लॉजिक लगाना है, जहाँ ज़्यादा कठिन चीज़ आएगी वहाँ हमको समझाएंगे। नॉर्मल लॉजिक की चीज़ें खुद लगाओ। Divided by 6.67. Okay, I understand. ये देख इसमें कुछ कितने बाद भाई तू इलाज करा सही बता। मत जाना
चलो, एक्चुअल मास दिया है, अपन को एलिमेंट का नाम बताना है। कैसे बताएंगे? रुक जाओ ना। प्रोटॉन होगा ना। हेलो अच्छू हाँ? क्या कह रहे? आवाज नहीं आ रही। हेलो देखो तरीका बस देख लो। अपन को दिया है एक्चुअल मास। अब एक्चुअल मास से अपन एलिमेंट पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अगर रिलेटिव मास होगा तो अपन एलिमेंट पहचान जाएंगे। ठीक, रिलेटिव मास से अपन को पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। अपन इसका रिलेटिव मास निकालेंगे। अब इसका रिलेटिव मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कुछ आएगा मुझे। अब ये से ये कट गया, आंसर अपना आएगा यहाँ 14। ठीक, अब बताओ 14 किसका है? मान लो ये कटा अपना 14 आ गया। 14 किसका होता है? नाइट्रोजन का। ठीक, N2 नहीं, केवल N, केवल N। ठीक, 14 पॉइंट कुछ आएगा। 14 ही आएगा, हमने उससे गूगल से किया, कैलकुलेटर से किया था। ठीक, 14 पॉइंट जो भी आए, लेकिन ठीक है। ये किसका मास हो गया? N का मास हो गया। तो एलिमेंट कौन सा था अपना? N। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं? बहुत टाइम लग जाएगा फिर डिवाइड करने में। हाँ, टाइम लग जाएगा, कॉन्सेप्ट बस समझते जाओ। शॉर्ट नहीं है कुछ? नहीं, ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एलिमेंट अपन ने निकाल लिया। वो तो मेरे को पता है। अब बताओ एक्चुअल मास और रिलेटिव मास में अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। भैया लिखा नहीं है। लिखिए। नीचे वाला लिख लीजिए ना। नहीं खाई नहीं तो कुछ। इसको रैपर दे दिया अपन हुआ है। चलो देखो, अब अपन क्या करते हैं? किसी भी चीज का जो रिलेटिव मास होता है वही उसका यूनिफाइड मास होता है। किसी भी चीज का रिलेटिव मास उसका यूनिफाइड मास होता है। ठीक, हमें बताओ ऑक्सीजन का रिलेटिव मास कितना है? ऑक्सीजन का रिलेटिव मास कितना है? O2 कितना है? 32 है। इसका रिलेटिव मास है 32। तो इसका यूनिफाइड मास क्या हो जाएगा? इसका यूनिफाइड मास हो जाएगा 32U। समझ में आ गया? कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल। जो रिलेटिव मास है वही यूनिफाइड मास है। हाइड्रोजन का रिलेटिव मास कितना है? 1, मतलब यूनिफाइड मास हो गया 1U। समझ में आया? अब ये किसकी बात कर रहे हैं? अगर केवल O2 लिखा है मतलब अपन एक O2 के एटम की बात कर रहे हैं, यानी ये O2 O डबल बॉन्ड केवल इसी की बात कर रहे हैं। ठीक, एक O2 का मास रिलेटिव 32 होता है, तो उसका यूनिफाइड मास 32U होता है। U क्या है? U एक यूनिट है। तो यूनिफाइड मास कितना हुआ? 32U या 32 AMU दोनों चलेगा। ठीक, बताओ नाइट्रोजन का यूनिफाइड मास कितना होगा? N2 का 28U। ठीक, 28U या 28 AMU। ठीक, AMU लिख लो इसमें। ठीक, इतनी चीज के लिए एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, दोनों चीज सही है, दोनों में गलत नहीं होगा। अब देखो, ये केवल और केवल एक मॉलिक्यूल का था, केवल एक मॉलिक्यूल के, यानी O2 का केवल इतने का मास था 32U, बहुत छोटा हो गया। लेकिन इतने छोटे से मास से अपन क्या करेंगे? जब भी अपन को रिएक्शन करानी पड़ेगी, एक इतना छोटा सा तो लेंगे नहीं, जो दिखेगा भी नहीं। अपन बल्क में लेते हैं ना। मान लो किसी में अपन ने मान लो पानी डाला, कितने सारे मोल्स रहते हैं उसके? एक मॉलिक्यूल तो रहता नहीं, बहुत सारे मोल रहते हैं। मान लो 1 लीटर पानी की रिएक्शन करी, तो अब उसमें कितने मोल्स रहते हैं? अपन को U के हिसाब से निकालना तो मुश्किल है। U केवल बताने के लिए है कि एक मॉलिक्यूल का कितना मास होता है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल यूज होता है, प्रैक्टिकल तो अपन बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में लेके चलते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में लेके चलना पड़ता है। इसलिए अपनी एक यूनिट कौन सी बनाई गई थी? मोल। मोल में कितने होते थे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, मोल्स में इतने रहते थे। अब देखो, अगर मान लो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का
मास ये है। देखो अगर एक मॉलिक्यूल का मास ये है तो 1 मोल का मास, अगर एक मॉलिक्यूल का मास ये है तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, कुछ नहीं करना। अगर यहाँ मॉलिक्यूल की जगह मोल आ गया, अपन को यूनिफाइड मास की जगह ग्राम लगा देना है, सिंपल सी बात। अब बताओ अगर एक मॉलिक्यूल O2 के एक मॉलिक्यूल का यूनिफाइड मास कितना था 32U, तो O2 के एक मोल का, अब देखो मॉलिक्यूल नहीं कह रहे मोल कह रहे हैं, O2 के एक मोल का मास कितना होगा, यहाँ सिंपली अपना आंसर आ जाएगा 32 ग्राम। समझ में आया? ग्राम में रहता है। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास था 1U, तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम। हाँ मतलब 32 ग्राम और 40 है तो 40 ग्राम। हाँ, जितना U उतना ही ग्राम। मॉलिक्यूल में जितना यूनिफाइड मास रहता है मोल में उतना ही ग्राम में मास रहता है। ठीक, अब इसी चीज को बनाने के लिए जो तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर, यानी ये सोचने वाली बात है कि एवोगैड्रो नंबर जो आया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 उतना ही क्यों आया, है ना। यानी जब बना ही रहे थे तो कोई सरल सा नंबर ले लेते, यानी इतना भी लेना था तो 6.022 नहीं लगाते कम से कम, लेकिन वो क्यों लगाया गया, तो वो इसलिए ही लगाया गया कि जब अपन मॉलिक्यूल से मोल्स में कन्वर्ट करें तो एग्जैक्टली U से G आ जाए। ठीक है, U जैसे 1U की यूनिट क्या होती है बताओ, 1U का क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। अब उससे -27 किलोग्राम में अपन क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 ग्राम आ जाए, तो वो आंसर तुम्हारा आ रहा था एवोगैड्रोस नंबर। अब समझ में आया कि एवोगैड्रो नंबर 6.67 इंटू 10 की पावर 27 क्यों आया, 10 की पावर 23 क्यों आया। ठीक है, समझ में। देखो 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 सिंपल सी बात, ये देखो एक हाइड्रोजन, पहले देखो 28 AMU का अपन 28 ग्राम लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहले बताओ इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्यों आया। ठीक, ये समझो मेन चीज, केवल हाइड्रोजन का लेके समझ रहे तो तुमको समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन का रिलेटिव मास कितना है 1U, एक्चुअल मास कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब देखो ये बहुत छोटा है, किलोग्राम से काफी छोटा है ना ये नंबर। अब अपन इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि अपना एग्जैक्टली यही ग्राम में आ जाए। देखो ये 1U है, अपन इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि अपना 1 ग्राम आ जाए। 1U था, 1U मतलब इतना। अब अपन ने सोचा 1U से सीधा 1 ग्राम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो अपन इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि अपना आंसर 1 ग्राम आ जाए। तो यही नंबर निकालने के लिए अपन ने क्या किया, इनटू एक नंबर ले लिया n, जो अपन को निकालना है, क्या निकालना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 ग्राम आ जाए। 1 ग्राम क्यों लाना है, क्योंकि इसका रिलेटिव मास 1U है, यूनिफाइड मास 1U है, इसलिए अपन को यहाँ पे लाना था 1 ग्राम। क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 ग्राम आ जाए, अपन क्या करेंगे n यहीं पे रखे रहने देंगे इसको। n एक नंबर है जो अपन निकाल रहे हैं, अपन को निकालना है कि एक नंबर है 1U, 1U से अपन को बनाना है 1 ग्राम। अब 1U मतलब इतने किलोग्राम, इतने किलोग्राम में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 ग्राम आ जाए, तो अपन इस पूरे नंबर को यहाँ ले आएंगे। ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन को अपन यहाँ ले आएंगे 6.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये ले आएंगे। अब kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ऊपर 24 आ जाएगा। किलोग्राम को जब अपन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर आ गया 24, नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि देखो ग्राम में नंबर बड़ा हो जाता है, -27 से -24 हो गया, नंबर बड़ा हो गया, G से G कट गया। ठीक, अब 1/6.67 इंटू 10 की पावर 24 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर अपना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये ऊपर इनवर्स में जो दिया वो ऊपर से जाएगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो जो इनवर्स में दिया ऊपर चला जाएगा। ठीक, 10 की पावर 24 आ जाएगा, जब अपन मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं, किसको समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन है, समझाओ ना क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन लेके नहीं, हम ये बता रहे कि जो एवोगैड्रोस नंबर आया यही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया। एवोगैड्रोस नंबर यही क्यों आया,
नॉर्मली कुछ और भी आ सकता था ना, मान लो ये पूरा ना दिया हो तो 10 की पावर 23 भी आ सकता था। जैसे दर्जन का क्लियर है ना, सीधा सीधा 12, पेयर का सीधा 2, तो इसका ये अजीब सा नंबर क्यों आया, वही समझा रहे थे। इसलिए आया क्योंकि अपन को 1 यू से बनाना था 1 ग्राम। अब 1 यू का वेट कितना था, इतना, अब उससे अपन को 1 ग्राम बनाना था, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 ग्राम बन जाए, तो इसमें जब अपन ये मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 ग्राम बनेगा, इसलिए एवोगैड्रोस नंबर ये आया। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर यही क्यों लिया गया पता चल गया आप। चलो अब क्या देख लिया अपन ने, एक्चुअल मास देख लिया, रिलेटिव मास देख लिया, यूनिफाइड मास देख लिया और मोलर मास देख लिया। अब देखो मोलर मास नहीं देखा, 1 मोल में कितना मास होता है ये भी देख लिया। अब इनके नाम क्या होते हैं ये देख लो जरा। जैसे अगर कोई चीज लिखते जाना, ये लिख लिया अभी जो लिखवाया, लिखो लिखो, ये वाला लिखने की नीड नहीं है, ये तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा लिखना, बाकी ऊपर का लिख लिया। चलो अब देखो इनके नाम क्या है। जैसे इसको अपन कहते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास को और क्या क्या कहते हैं, देखो अगर एक एटम का मास है, एटॉमिक मास, साथ साथ लिखते जाओ, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, ठीक, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास, अच्छा बताओ इन दोनों की यूनिट क्या आएगी, यू में आएगी, है ना, एक एटम या एक मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं तो इन दोनों की यूनिट क्या आएगी, यू या एएमयू। अब एक मोल के मास को क्या कहेंगे अपन, मोलार मास, ठीक, यहां ले लिया मोलार मास। मोलार मास मतलब एक मोल का मास। इसकी यूनिट क्या आती है, ग्राम। इसको काहे में नापते हैं अपन, ग्राम में। इसको नापते हैं यू में, इसको भी नापते हैं यू में, इसको नापते हैं ग्राम में। अब देखो मोलर मास को ही और क्या कहते हैं, अच्छा देखो मोलर मास मतलब एक मोल का मास। अब ये जो एक मोल है, मोल क्या है, एक मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर। तो ये जो एक मोल है, ये एक मोल एटम का भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। यानी अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि बताओ मोलर मास H का मोलर मास आ जाएगा 1 ग्राम, ठीक। अब बोलेंगे मोलर मास O2 का मोलर मास आ जाएगा 32 ग्राम, लेकिन H एक एटम है और O2 एक मॉलिक्यूल है, तो मोलर मास एटम का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, क्योंकि मोल केवल एक नंबर है, ठीक, इतना समझ में आया। अब मोलर मास को एक चीज और कहते हैं, वो लिखो ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इसको क्यों कहते हैं, देखो ग्राम एटॉमिक मास मतलब ये नहीं रहता कि 1 ग्राम एटम का मास, इसका मतलब होता है, देखो ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास को अपन ने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एटॉमिक मास क्या आ रहा था, जैसे 1U, इसको अपन ने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो 1G आ गया, इसलिए मोलर मास को अपन कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास में U की जगह G लगा दो, है ना, यूनिफाइड मास की जगह ग्राम लगा दो, इसलिए इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये वाली चीज क्लियर है। चलो अब देखो मोलर मास को जैसे अपन ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, वैसे ही मोल्स को अपन कहते हैं ग्राम एटम्स। मोल्स इक्वल टू ग्राम एटम्स।